बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी रण में हैदराबाद के सांसद ओवैसी की पार्टी एआईएम भी मैदान में है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ओवैसी की पार्टी बिहार में कितना दम दिखा पाएगी, क्योंकि जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे तब कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ा था। जी हां, इस बार ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में शामिल होने की तमाम कोशिशें कर चुकी है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। और बिहार में मुस्लिम वोटों का समीकरण क्या है, सीमांचल किसकी तरफ जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल है। तो बिहार का मुसलमान इस बार किसके साथ जाएगा? क्या वो महागठबंधन के साथ जाएगा या ओवैसी के साथ? और क्या ओवैसी एक बार फिर से महागठबंधन का खेला बिगाड़ेंगे, तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ाएंगे? क्या कुछ है अपनी इस रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूं और विस्तार से आपको समझाता हूं कि आखिर बिहार में ओवैसी का अब तक इंपैक्ट क्या रहा है और कब कब ओवैसी की पार्टी बिहार में चुनावी मैदान में आती है, कितने वोट पाती है और कैसे पिछले दिनों जब चुनाव हुए थे तो महागठबंधन का खेला बिगाड़ा था। और मुस्लिम वोटों का समीकरण क्या है, मुसलमान वोट किधर जाते रहे, वो सारा समीकरण आपको विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना जरूरी है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी एआईएम लगातार महागठबंधन से गठबंधन में शामिल होने की लगातार कोशिश कर रही थी। ओवैसी की पार्टी का कहना है कि भाई ज्यादा नहीं, हमें सीमांचल की आप 6 सीटों पर आप हमें उतार दीजिए, हमें 6 सीटें दे दीजिए, उसके बाद हम आपके गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव और आरजेडी को ओवैसी से ऐतराज है, एआईएम से ऐतराज है। दरअसल कई सियासी पंडितों का यह कहना है कि अगर तेजस्वी ओवैसी को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, अपने गठबंधन में शामिल कर लेते हैं, तो एक मैसेज ये जाएगा कि ओवैसी का कद अब ज्यादा बड़ा हो गया है और मुस्लिम वोटों के कहीं न कहीं नुमाइंदे ओवैसी हो गए हैं। जबकि अब यह संदेश ये भी चला जाएगा कि आरजेडी से मुस्लिम वोट बैंक छटक रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अगर महागठबंधन में ओवैसी शामिल हो जाते हैं तो आरजेडी के साथ साथ ओवैसी को भी फायदा होगा, क्योंकि पिछले दिनों कई ऐसी सीटें थीं जहां ओवैसी ने आरजेडी का खेल बिगाड़ा था और जब 2020 में चुनाव हुए थे तब 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी को जीत मिली थी। हालांकि यहां एक और पार्टी की बड़ी चर्चा है, क्योंकि अगर ओवैसी और आरजेडी का गठबंधन होता है जिसमें कांग्रेस और वामपंथी दल ऑलरेडी हैं, तो एक फायदा मिल सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी बनने के बाद इस बार सीमांचल में जो विधानसभा चुनाव का समीकरण है वो काफी अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद को जाति धर्म से ऊपर रखकर राजनीति अपनी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये मामला बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दरअसल आपको बता दें कि एआईएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सर्वे सर्मा हैं, असदुद्दीन ओवैसी मिशन बिहार पर भी रहे और उन्होंने अपनी 4 दिवसीय यात्रा भी की और इस दौरान उन्होंने कई सीमांचल के क्षेत्रों का दौरा किया। पूर्णिया गए, कटिहार गए, किशनगंज रहे, अररिया रहे, इन जिलों की यात्रा की। आपको बता दें ये वो 4 जिले हैं जो सीमांचल में आते हैं और यहाँ पर मुस्लिम वोटों का वर्चस्व ज्यादा है। और जब ओवैसी की पार्टी 2020 के विधानसभा चुनावी मैदान में थी तब यहीं पर जीती थी, यानी जब 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब ओवैसी ने अररिया, किशनगंज और पूर्णिया से 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और तब आरजेडी को बड़ा झटका दिया था। हालांकि वो अलग बात है कि बाद में ओवैसी की पार्टी के 5 में से 4 विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया था और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वही सिर्फ एआईएम में बचे थे। अब ऐसे में सीमांचल में मुसलमानों का प्रभाव कितना है, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। आप इन ग्राफिक्स को देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि आखिर सीमांचल में मुसलमानों का प्रभाव कितना है। आपको बता दें कि बिहार में मुस्लिमों की कुल आबादी 17.7% है। सीमांचल में मुस्लिम वोट आपको बता दें कि 40% से लेकर 70% तक आते हैं। इसमें आप देखेंगे किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है और वोट बैंक में इनका बड़ा योगदान है। मतलब ये पूरा जिला जो है मुस्लिम बहुल जिला हो चुका है और यहाँ पर इसीलिए ओवैसी का कद और बड़ा हो जाता है, क्योंकि आरजेडी एक समय एमवाई समीकरण के जरिए सियासी मैदान में कूदती थी, लेकिन अब सीमांचल में ओवैसी का प्रभाव दिख रहा है। अररिया में 43% मुस्लिम आबादी है, कटिहार में 45% मुस्लिम आबादी है और पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि आखिर कटिहार, पूर्णिया और इन जिलों में किशनगंज में मुस्लिम आबादी कितनी बड़ी संख्या में है। इसी वजह से ओवैसी का जो कद है वो बढ़ जाता है, क्योंकि पिछली बार यहीं पर ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और इसके अलावा कई सीटों पर आरजेडी की हार की वजह भी बनी थी। जी हाँ, ये भी एक वजह थी, क्योंकि कई सीटों पर आरजेडी को हारना पड़ा था। उसकी असली वजह थी ओवैसी ने कई सीटों पर
जितने वोटों से आरजेडी हारी थी उससे ज्यादा एआईएम के उम्मीदवारों ने वोट हासिल किया था। इसी वजह से कई बार तेजस्वी यादव ओवैसी से नाराज भी दिखते हैं और कई बार ओवैसी को बीजेपी की बी टीम भी बताते हैं। खैर, एआईएम ने आपको बता दें कि 2015 में बिहार में अपना चुनावी कदम रखा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान ने लगभग 3 लाख वोट हासिल किए थे। आप समझिए कि वो बिहार में ओवैसी की पार्टी के सबसे कद्दावर नेता हैं और मौजूदा समय में विधायक हैं, लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उतरे तो 3 लाख वोट हासिल किए और तीसरे नंबर पर रहे थे। आपको बता दें कि यहीं से ओवैसी की पार्टी की जमीन तैयार हो गई, लेकिन सफलता 2019 के किशनगंज विधानसभा उपचुनाव में जीत कर मिली। और जब किशनगंज विधानसभा उपचुनाव हुए तो 2019 में तब इसे जीता। इन नतीजों ने आपको बता दें कि सभी को चौंका दिया था। फिर साल 2020 आता है। एआईएम ने सीमांचल की 5 विधानसभा सीटें जीतकर आरजेडी को बड़ा झटका दिया और कहीं न कहीं बिहार में अपनी जमीन तैयार करना शुरू कर दी। अब आपको बता दें कि 2020 में ओवैसी की पार्टी एआईएम का प्रदर्शन बिहार में कैसा था। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी को कुल 1.6% वोट मिले थे। 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और उसमें से 5 सीटों पर जीत मिली थी। उन 5 सीटों में अमौर, बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट और कोचा धामन सीट थी। इन 5 सीटों पर ही ओवैसी की पार्टी को जीत मिली थी। ऐसा नहीं है, पहले भी कई बार ओवैसी विपक्ष का खेल बिगाड़ चुके हैं। विपक्ष मतलब महागठबंधन। जी हां, वही महागठबंधन जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है और वाम दल शामिल है। इसके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी भी है और पहले भी कई बार ओवैसी खेल बिगाड़ चुके हैं। बात नवंबर 2022 की है। गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव होता है। यह भाजपा की सिटिंग सीट थी। उसके सामने तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के उम्मीदवार थे। ओवैसी भी कूदते हैं। ओवैसी की पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती है और भाजपा की कुसुम देवी, आपको बता दें कि इस उपचुनाव में महज 1794 वोटों के अंतर से चुनाव जीतती है। अब यहां आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी सीट पर ओवैसी की पार्टी एआईएम के उम्मीदवार को 12,214 वोट मिले। तो आप देखिए, लगभग 1800 वोटों से कम पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है और ओवैसी की पार्टी को 12,000 से ज्यादा वोट मिलते हैं। इसके बाद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरीके से ओवैसी ने कई बार आरजेडी की जमीन कहीं न कहीं खिसकाने के काम किए, खासतौर से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर। और 2020 की बात है, जब ओवैसी जिन 5 सीटों पर चुनावी मैदान में थे और जिन्हें जीता उन्होंने, और आपको बता दें कि 2015 में महागठबंधन जीता था। मतलब आप समझिए 2020 में जिन 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी को जीत मिलती है, 2015 में उन सभी पर महागठबंधन को जीत मिली थी। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ओवैसी ने किस तरीके से महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि 68% मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर एआईएम ने जीत दर्ज की थी और 2 पर महागठबंधन ने। ये आंकड़े 2020 के आपको हम बता रहे हैं। वहीं 2015 में 4 सीटों पर महागठबंधन जीता था। आप देखिए किस तरीके से किशनगंज में उन्होंने सेंध लगा दी। वहीं 43% मुस्लिम आबादी वाले अररिया जिले की 6 सीटों में से महागठबंधन 1 सीट पर जीत पाया। 1 सीट रानीगंज में एआईएम के कारण महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। तो आप देखिए किस तरीके से ओवैसी कई बार महागठबंधन को झटका दे चुके हैं। इसी वजह से ओवैसी की पार्टी लगातार महागठबंधन में शामिल होने के लिए छटपटा भी रही थी। उनके प्रदेश अध्यक्ष चले गए, तेजस्वी यादव के घर की तरफ चले गए, राबड़ी के घर की तरफ चले गए और ढोल नगाड़े भी कई बार बजा दिए कि भाई आप हमें शामिल करिए, हमारा वजूद अब बिहार में बढ़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद तेजस्वी यादव ओवैसी को कहीं न कहीं साइड करके रखे हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर बिहार में मुस्लिम वोट बैंक कितने प्रभावशाली है, ये जानना भी जरूरी है। इसके लिए आपको इन आंकड़ों से समझ में आएगा। आप ग्राफिक्स देखिए। 243 में से आपको बता दें कि 47 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट बैंक का विशेष तौर पर प्रभाव है। 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक 40% से ज्यादा है। 3 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक 30% से ज्यादा है। 29 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक 20% से ज्यादा है। इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर बिहार में मुस्लिम वोट बैंक कितना मायने रखता है। 2015 तक आपको बता दें कि सीमांचल में कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी आरजेडी का दबदबा हुआ करता था। 2015 में महागठबंधन ने सीमांचल की 24 में से 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि यहां यह जान लेना भी जरूरी है क्योंकि 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब नीतीश कुमार की पार्टी भी महागठबंधन का हिस्सा थी। मतलब नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस, ये 3 बड़ी पार्टियां गठबंधन में थी। इसी वजह से 24 में से 19 सीटों पर 2015 में सीमांचल में महागठबंधन को जीत मिली थी।
और जब 2020 में विधानसभा चुनाव होते हैं तो महागठबंधन सिर्फ 7 सीटों पर ही सिमट जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवैसी किस कदर नुकसान कहीं न कहीं वो महागठबंधन का कर रहे हैं। और अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ओवैसी ने पूरी ताकत झोंक दी है, सीमांचल पर वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य सीटों पर भी अपनी उम्मीदवार उतारने की कवायद उन्होंने शुरू कर दी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ओवैसी की पार्टी कितने सीटों पर चुनावी मैदान में जाती है, और अगर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर ओवैसी अगर अपना उम्मीदवार उतारते हैं तो क्या वो उनके उम्मीदवार एआईएमआईएम के उम्मीदवार महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि वो कहीं न कहीं एनडीए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्या ओवैसी महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे, ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और आखिर ओवैसी कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, क्योंकि लगभग तेजस्वी यादव ने तो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब सबकी नजरें होंगी कि बिहार जब चुनाव होगा तो ओवैसी की पार्टी किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में जाती है और वो निशाने पर किसे लेते हैं, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे बिहार के एक और बेहतरीन और दिलचस्प आंकड़े के साथ।